नमस्कार दोस्तों, दिन था 8 अगस्त 1942। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इकट्ठा होती है हजारों की भीड़। यहाँ संघर्ष की आखिरी लड़ाई का ऐलान होना था, जहाँ पर इसकी शुरुआत होती है भीड़ के सामने महात्मा गांधी जी के ऐतिहासिक भाषण के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि आप में से हर व्यक्ति अपने आप को अब से आज़ाद समझे। अब हम ज़्यादा दिन तक इस इंपेरियलिज्म के जूतों के नीचे दब के नहीं रह सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, आप उसे अपने मन में बसा लीजिए, उसे अपनी हर सांस में बसा लीजिए, और वो मंत्र है डू और डाई, करो या मरो। इससे हो सकता है कि हमको या तो हमारी इंडिया को आज़ादी मिल जाए या तो इसके प्रयास में हम मारे जाएं। लेकिन अब हम इंडिया को पूरी तरीके से आज़ाद ही देखेंगे। अब हमको पूरी आज़ादी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ होती है इसकी शुरुआत। इसके बारे में ब्रिटिश हुकूमत को पता था पहले से, और इसको रोकने के लिए उन्होंने 3 स्टेजेस में प्लान भी बनाए थे, जिसमें से स्टेज 1 वाला जो उनका प्लान था वो है कि मीडिया को इसके बारे में कुछ भी कहने या करने से रोकना, ताकि इसके बारे में न्यूज़पेपर में कुछ भी ना छापा जा सके, जिससे इसके बारे में अवेयरनेस और ना फैल सके, लोगों को इसके बारे में और कुछ ना पता चले। स्टेज 2 को जो इनका प्लान था वो था कि जो कांग्रेस लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लेना, और जो स्टेज 3 वाला इनका प्लान था उसमें यह था कि पावर्स इमरजेंसी के समय यूज़ होती हैं, उन पावर्स का यूज़ करके मास मूवमेंट को सप्रेस करने का प्रयास करना, ताकि इसके बारे में और लोगों को ना पता चले, और जो कांग्रेस है कांग्रेस को एंटी नेशनलिस्ट करार दे देना। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमारे सामने उठ के आता है कि इतनी शक्ति होने के बावजूद भी हम लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया, इसको कैसे देश के कोने कोने तक इसको स्प्रेड किया। इन बड़े बड़े लीडर्स के बिना हमने देश के कोने कोने तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे को कैसे पहुंचाया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है 8 अगस्त 1940 को, जब वाइसराय लिलिथ वो इंडिया को ऑफर देते हैं, जिसे अगस्त ऑफर भी कहा जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश सरकार में बढ़ा देंगे। इसका मेन कारण था वर्ल्ड वार 2, जिसमें रुडोल्फ हिटलर के खिलाफ अकेले खड़ा था इंग्लैंड। तो युद्ध लड़ने के लिए उसे सोल्जर्स की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर ये इंडियंस को मनाने के लिए ये ऑफ़र देते हैं हम इंडियंस को कि हम उनकी रिप्रेजेंटेशन अपनी ब्रिटिश सरकार में बढ़ा देंगे। तो ब्रिटिश सरकार के इस ऑफ़र को डिनाई करते हुए कांग्रेस कहती है कि उन्होंने पहले से ही ये सोच लिया था कि अब हमें ऐसे छोटे मोटे ऑफ़र्स की ज़रूरत नहीं है, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हम इन छोटे मोटे हमको ऑफर्स नहीं चाहिए। इसके बाद 1942 में दोबारा ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को एक ऑफ़र देती है, जिसे क्रिप्स ऑफ़र भी कहा जाता है, क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है, जिसको दोबारा इंडिया वाले डिनाई कर देते हैं, मतलब कि ये ऑफ़र भी इनका फेल हो जाता है। इसके बाद 3 महीने बाद 14 जुलाई 1942 को यहाँ पर वार्धा में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए रिसोल्यूशन पास करते हैं। तो यहाँ इस मीटिंग के बाद 23 अगस्त 1942 को लॉर्ड एमरी, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, लिखते हैं लेटर विस्काउंट कार्बोनेट को, जिसमें वो बताते हैं कि यहाँ पर वार्धा रिसोल्यूशन में ये कहा गया है कि 7 अगस्त को एक मीटिंग के बाद ये लोग एक मास मूवमेंट का अप्रूवल पास करेंगे, जिसमें ये लोग हमारे ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट मूवमेंट करेंगे, मास मूवमेंट करेंगे, और हमको इसको रोकना चाहिए, और इसको रोकने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। जिसमें ये भी कहते हैं कि हमको कुछ कांग्रेस के लीडर्स को
अफ्रीका के जेलों में भी टेलीपोर्ट कर देना चाहिए, जिससे कि ये मूवमेंट आगे ना बढ़ पाए। और इसको रोकने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए वो ये लोग यहाँ पर 3 स्टेजेस में प्लान भी बनाते हैं, जिसको हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। फिर यहाँ 9 अगस्त की सुबह महात्मा गांधी जी के ऐतिहासिक भाषण के बाद महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अदर जो कांग्रेस के लीडर कुछ को अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस को एंटी नेशनलिस्ट करार दे दिया जाता है और कांग्रेस के सभी ऑफिसेस में ताला लगा दिया जाता है और सब कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है। यहाँ पर मीडिया को पहले ही इन लोगों ने कह दिया था कि इसके बारे में कुछ भी कहना या करना नहीं है। न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ के बारे में कुछ भी ना छापा जाए और ना ही रेडियो में इसके बारे में कुछ भी ब्रॉडकास्ट किया जाए। यहाँ पर एक 22 साल की लड़की उषा मेहता, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर और एक ट्रांसमीटर की हेल्प से एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत करती हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया कांग्रेस रेडियो 42.34। Congress Radio, calling on 42.34 meters from somewhere in India, जिसकी हेल्प से उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस के शब्दों को लोगों तक पहुंचाने का एक समर्थ कार्य किया और वो अपने कार्य में सफल भी हुई। यहाँ पर आप जो ये आवाज़ सुन रहे हैं वो स्वयं उषा मेहता जी की है। यहाँ पर ब्रिटिश को इनको ढूंढने में 3 महीने से भी ज़्यादा का समय लग गया और फाइनली इन्हें जाकर 12 नवंबर को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जब तक इन्हें अरेस्ट किया गया तब तक इन्होंने अपने इस रेडियो स्टेशन की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा लोगों को जागरूक कर दिया था। देश के बहुत ज़्यादा कोने कोने तक इस सच्चाई को पहुंचा दिया था। वहीं दूसरी तरफ बर्लिन से सुभाष चंद्र बोस जी अपनी आवाज़ को रेडियो के माध्यम से उठाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं इंडिया में जो लीडर्स थे उन्होंने अपने अरेस्ट होने से पहले जो उनके छोटे जो उनसे लीडर्स थे या उनके साथी थे उनको ये मैसेज दे दिया था कि उनके जाने के बाद या उनके अरेस्ट होने के बाद इस मूवमेंट को स्प्रेड करना या आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी है। यहाँ पर कुछ लीडर्स ने जेल से भागकर भी अपने काम को दोबारा शुरू किया, जैसे यहाँ पर प्रकाश नारायण, जिन्होंने अपने 7 मित्रों के साथ जेल से भागकर यहाँ आज़ाद बंगाल में इस आज़ाद रास्ता की शुरुआत की। और यहाँ पर अदर्स कई लीडर्स ने भी अपना मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ कॉमन मैन जैसे इन लोगों ने भी हेल्प की। इन्होंने अपना काम रोक दिया। जो सरकारी बिल्डिंग थी जैसे कोर्ट, पुलिस स्टेशन, इन सब पर इन्होंने हमला किया। जमशेदपुर जैसे कई इलाकों में वर्कर्स ने अपना काम बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार में यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स चलाए गए जिसमें थाना फूंको या थाना जलाओ जैसे आंदोलन भी शामिल थे। वायसराय लिलिथगो वाशिंगटन चर्चिल को लेटर लिखते हुए कहते हैं कि यहाँ पर वो जिस रिवॉल्यूशन से डील कर रहे हैं वो इतना बड़ा है कि जिसे हमने लास्ट टाइम 1857 में देखा था। यहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करने के बावजूद भी यहाँ ये मूवमेंट इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था जैसे जंगल की आग हो। यहाँ पर इस मूवमेंट में कॉमन मैन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। तो इस यहाँ पर हमको ये बात भी समझ में आती है कि कॉमन मैन की पावर क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ बाहरी दुनिया में भी इंडिया के इंडिपेंडेंस की बातें चलने लगी थी। लोग आपस में इंडिया के इंडिपेंडेंस की बातें करने लगे थे। यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यूके की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हुए कहते हैं कि उनको इंडिया के कुछ डिमांड्स को फुलफिल कर देना चाहिए। यहाँ पर बात ये भी आती है कि जो कुछ इंग्लैंड के पीपल होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, वो भी अपने इंग्लैंड में ये डिमांड करते हैं कि अब इंडिया को फ्री कर देना चाहिए। यहाँ जब 1945 में ब्रिटिश लेबर पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करती है तो वो उसमें ये भी पॉइंट देती है कि अगर हम पावर में आ जाएंगे तो इंडिया जैसी हम कंट्रीज़ को हम फ्री कर देंगे, उसे सेल्फ गवर्नमेंट बना देंगे।
और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब वो पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है, मतलब पावर में आ जाती है, तो वो इंडिया को फ्री कर देते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट उसे डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ पर जिन कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, साथ में जो अदर प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, उनको लीडर कहना कुछ ख़राब नहीं होगा, उनको भी यहाँ रिलीज़ कर दिया गया। तो यहाँ मैं उन लोगों को, उन कॉमन मैन्स को, उन लीडर्स को सलामी देना चाहता हूँ जिन्होंने इतने सख्त पहरे होने के बावजूद भी इंडिया को आगे बढ़ाया, इंडिया की मूवमेंट की उन्होंने बात की। जेल में रहने के बावजूद भी उन्होंने जो इंडिया के फ्रीडम के लिए किया वो कोई मामूली बात नहीं थी। और जो कॉमन मैन जिन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया, रेलवे लाइंस को बंद करके, सरकारी बिल्डिंग्स को जलाकर, काम रोककर जो उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया, वो भी कोई आम बात नहीं थी। इस तरीके से भी हम यहाँ पर पीसफुली अपनी मूवमेंट को यहाँ पर हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी जानकारी इससे हमको मिलती है। तो इन सब के 2 साल बाद फाइनली हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में। तो यहाँ पर इन जो पैट्रियट्स की मेहनत थी, इन पैट्रियट्स की आखिरी जो संघर्ष की लड़ाई थी, वो रंग लाती है इंडिया की इंडिपेंडेंस के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ऐसे ही बने रहिए।